चलो भाई, अभी हम शुरू कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर, उसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन का पार्ट 1 है, समझो यहाँ पर। पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ हिंदी में कहानी क्या है। फ्रिक्शन होता है व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड हैव अ टेंडेंसी टू मूव ओवर अनदर, देन रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज सेट अप, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। समझ कुछ नहीं है, आप समझते हैं। हाँ, अंग्रेजी में कम समझ आती है। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर मैंने रखा है ऐसे करके, यू रखने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया ऐसे करके। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे करके फोर्स लगाया, अगर ये मेरा फोर्स कम होगा तो किसके की बॉडी है? सोचो, एग्जांपल के लिए, जैसे आपका वजन कितना है? हंसने वाली कोई बात नहीं है इसमें, 40 के आसपास माइनस। अच्छा ठीक है, तो जो भी आपका वजन है -40 जितना आप बता रहे हैं, मतलब कि सेहत बहुत अच्छी लग रही है आपकी। और मान लीजिए 16 टायर का ट्रक है, तो धक्का देंगे आप। देखो, आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, सोचो आप, मतलब वो तो प्रैक्टिकल तो बात की बात है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि 16 टायर का ट्रक है और इंसान जिसका वजन 40 है, उसे भी नहीं पता माइनस है प्लस है, और वो धक्का। तो उस केस में पता क्या चीज़ काम कर रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों काम कर रहा है समझो। फ्रिक्शन क्या होता है? आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था? नहीं, थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन ऑफ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो सेम चीज काम करती है फ्रिक्शन के अंदर भी। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। जब तक आप बॉडी को धक्का मार रहे हैं और वो नहीं चल रही है, तो क्यों नहीं चल रही, लॉजिक समझते हैं। यहाँ समझो, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं इधर 10 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की वजह से अगर ये नहीं चल रही तो तभी तो स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अगर ये नहीं चल रही है, इसका मतलब इसमें इधर भी कितना फोर्स लग रहा होगा? 10। 11 लगेगा नहीं, वरना उधर भाग जाती। कम लगेगा नहीं, वरना आगे चली जाती। इसका मतलब जब तक बॉडी स्टैटिक है, रुकी हुई है, तब तक उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगने वाली फोर्स के क्या होगा? इक्वल होगा। ये वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में लिखा है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स ऑलवेज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब हुआ ये कि आपने 10 न्यूटन की बढ़ा के आपने कहा नहीं यार, चलो यार मेरे से 16 टायर में नहीं लग रहा धक्का, मैं काम करता हूँ फोर्स बढ़ा देता हूँ। आपने फोर्स बढ़ा दिया, आपने बढ़ा के कर दी 12 न्यूटन। 2 लोग और बुला लिया आपने, फ्रिक्शन भी 12 न्यूटन हो गया। कह अच्छा ऐसे कैसे, मैं 12 हो जाता हूँ। आपने कहा नहीं यार बढ़ा दो, 3 लोग बुला लिया, आपने फोर्स कर दी 15 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 15 हो गया, बॉडी अब भी नहीं चली। क्या फ्रिक्शन अभी लग रहा है? नहीं लग रहा? मेरी बात समझना, मैं अब आप मना मत करना। मैंने फोर्स लगाई, चली नहीं दी, फ्रिक्शन लग रहा है? अभी तो मना कर रहे हो, अभी तो कर लग रहा है। ध्यान से सुनो, आप सामने वाले को गाली दे दें या आपके अंदर गाली देने की भावना पैदा हो, आप गंदे बच्चे हैं। दोबारा समझना, सामने को गाली दे दो या गाली देने की भावना भी पैदा हो मन के अंदर, भले दो ना। जैसे कि मान लो पापा ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, दोस्त ने कुछ कहा तो उल्टी कर दिया आपने गालियों की। इसका मतलब सेम, या तो बॉडी चले या चलने की भावना पैदा हो, दोनों केस में फ्रिक्शन होगा। आइदर इट मूव, आइदर टेंडेंसी टू मूव। भले चल नहीं रही, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोर्ड लिया, बोर्ड को धक्का मार रहा हूं ऐसे करके, अभी तो मैं मूव कर गया। अगर मैंने 1 न्यूटन भी फोर्स लगाई है तो चल जाती। अगर नहीं चली, इसका मतलब चलने की भावना तो पैदा हुई, तो या तो बॉडी मूव कर जाए या उसमें मोशन की टेंडेंसी आ जाए। दोनों केस में क्या पैदा होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन कब पैदा होता है? व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड हैव अ टेंडेंसी टू मूव। या तो मूव कर जाए या टेंडेंसी हो। अगर मूव नहीं कर रही, मैंने इसमें मान लीजिए 1 न्यूटन भी फोर्स लगाई, तो इसमें अपोजिट एक फोर्स बनने पैदा हो गई होगी, इसका नाम क्या होगा? फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब आप फोर्स लगाते हो। तो आप जो फोर्स लगाते हो, अगर मैं उसको एक्शन बोलूं तो फ्रिक्शन को क्या बोलना चाहिए? रिएक्शन। एक रेजिस्टेंस फोर्स है हमारी अप्लाइड फोर्स की, तो उसने क्या बोला कि देन रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, एक रुकावट पैदा होगी, और दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप बाहर से फोर्स ना लगाओ तो फ्रिक्शन पैदा ही नहीं होगा। तो फ्रिक्शन तो पैदा ही आपके बाद हुआ, तो आपकी फोर्स से ज्यादा कोई फ्रिक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। जो आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन हमेशा उससे या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर बॉडी मूव कर गई तो उससे कम हो गया। नहीं बात समझ आई? इसलिए हमने फ्रिक्शन के 2 पार्ट करे। कौन कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक को ही काइनेटिक कहते हैं। जब बॉडी रेस्ट पे रहे फोर्स लगाने के बाद, तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कैसा है? स्टैटिक। और अगर बॉडी मोशन में आ जाए तो कैसा है? डायनेमिक। जब आप कार स्टार्ट करते हो तो जो पहला फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक। और जब कार चलने लगती है तब भी फ्रिक्शन लग रहा होता है। अगर फ्रिक्शन, सुनो, कार चलने लगी और फ्रिक्शन ना लग रहा हो ना, तो टायर कभी घिसेंगे नहीं। बात समझ आई? टायर घिसते हैं ना,
तो इसका मतलब फ्रिक्शन तब भी लग रहा है, लेकिन वो हमारी लगने वाली फोर्स से अब क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए बॉडी आगे भाग रही है। अगर रेत है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए रोड बनने के बाद तो हल्की हल्की रोड ही डाली जाती है, कभी देखा आपने, रोडी वगैरह डालते हैं नई रोड बनने के बाद, ताकि हल्का सा उसमें फ्रिक्शन रहे। ज़्यादा स्मूथ रोड होगी तो ब्रेक लगाने में रुकेगा भी नहीं, आप फिसल जाओगे उल्टा दोबारा। फ्रिक्शन इज अ एसेंशियल डेविल, क्या डेविल नहीं एविल, डेविल एविल एक दोनों का मतलब सेम होता है मेरे साथ, फर्क नहीं पड़ता कुछ। हाँ, तो एक हमारे लिए एसेंशियल एविल है जिसकी हमें ज़रूरत है, बट हमारे लिए बेकार है। ये कहीं कहीं बहुत कारगर है, कहीं कहीं बहुत खराब है। ठीक है, हालांकि वापस आते हैं, मैं आपको भी 9th क्लास वाला फ्रिक्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पढ़ा रहा हूँ। खैर वापस आते हैं हम यहाँ पर। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सरफेस है जिसके नीचे मैं ये कांटे कांटे से बना दूँ ना, इसका मतलब रुकी हुई सरफेस है, फिक्स सरफेस को बोलते हैं। अगर मैं कोई ऐसी लाइन खींचूँ और मैं यहाँ पर कांटे कांटे बनाऊँ, इसका मतलब कैसी सरफेस, दीवार है, ये कोई फिक्स है, सरफेस है कोई, ठीक है, मूव नहीं करेगी। इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक से बॉक्स बना के ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक पी फोर्स लगाया। पी इज अ पुश और पुल, पी इज अ पुश और पुल, और फोर्स लगाने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा से क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये इसके सेंटर पे जहां इसका पूरी बॉडी का वेट एक्ट करेगा, वहां नीचे की तरफ वेट इसका एक्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, वेट mg। और जब भी कोई एक्शन लगता है उसका हमेशा इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। फोर्स नाम के चैप्टर में पढ़ा था हमने ये वाली बात, एक्शन रिएक्शन। तो इसका उल्टा एक रिएक्शन लगा, उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, को डिनोट करेंगे R से। अब आपको एक छोटी सी बात समझ आ गई क्या, कि भाई इस वाले केस में अगर बॉडी ऐसे ही है, ध्यान सुनना, ऐसे ही है तो P बराबर FR हो जाएगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज 0। तो अगर मैं आपका लॉ लगाऊं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका ऑल फोर्सेस का समेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। अरे होगा नहीं होगा, ठीक है, ये वाली फोर्स P प्लस P हो गया, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, माइनस FR हो गया, बराबर हो गया 0। तो P बराबर क्या हो गया, FR। बात समझ आती नहीं आती, आधे क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएंगे आपके, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आते हैं इसमें से, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ऊपर नीचे वाले भी ऐसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी कहीं भाग तो नहीं थी, तो आपका R बराबर क्या हो जाएगा, W। ये किस किस कंडीशन में करेंगे सॉल्व हम, इक्विलिब्रियम पे। बच्चों ध्यान रखना, फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक, बट आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे स्टैटिक। क्यों पढ़ेंगे स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक में कंडीशन कैसी पैदा होती है, इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सॉल्व करना आसान होता है। डायनेमिक कंडीशन में एक चीज़ पता और पैदा हो जाएगी, उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। बॉडी भागेगी ना आगे तो वेलोसिटी भी काउंट आ जाएगी, यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, तो वहां पर क्या होगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी भाग भी तो रही है, तो लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, वहां ऐसा नहीं होगा। आगे समझते हैं। तो हमें समझ आ गया फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, बॉडी रुकी हो, जब बॉडी चल रही हो, जब बॉडी मोशन में होगी, ध्यान रखना, तो उसका फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक से कम होगा। स्टैटिक नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बताता हूं क्या होता है। मैंने क्या किया, ये देखो तुम, मेरे पास कपड़ा था यहाँ, देखो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ध्यान सुनना, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन और बॉडी मूव नहीं करी। इससे मुझे क्या समझ आया कि उस पे 10 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग गई होगी। वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स। अब मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, और फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक है डायनेमिक, सेट, तभी तो मूव नहीं कर रही वो। अब मैंने अपनी फोर्स बढ़ा के, मैं यार फोर्स बढ़ाओ, 12 कर दी, तो ये बॉडी अब भी मूव नहीं करी, इसका मतलब वही बढ़ गई होगी। आप जब बाहर से अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। मैंने कर दी 15 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट बोलता है मेरी औकात खत्म है, मैं 15 से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकती, तो इसकी फोर्स मैक्सिमम कितनी हो गई, 15। अब बॉडी बोल रही है अब मत लगाना, मेरी औकात खत्म हो गई। अब औकात बताऊँ किस चीज़ से बनती है, और जैसे ही मैंने 16 न्यूटन फोर्स करी, बॉडी चलने लगी। अब फ्रिक्शन कौन सा वाला हो गया, कितना होगा, वो 15 से हल्का कम हो जाएगा। क्यों होगा बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली आपको, कम ऑन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, 15 ही तो मिली, 15 से कम ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, 15 से 1 पॉइंट बढ़ते बॉडी मूव कर गई आगे। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रुकी है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी अप्लाइड फोर्स उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। इसको गहराई को समझो,
मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, 1 न्यूटन अपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, 3 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, 15 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। आप लगाई 16, बॉडी चल गई, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? 15। तो उसी को बच्चों में एक शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हुआ ये फ्रिक्शन फोर्स थी, ये आपका अप्लाइड फोर्स थी। अप्लाइड जब भी आपने बढ़ाया, आपने फॉर एग्जांपल आपने अप्लाइड फोर्स करी 2 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना पैदा हो गई? 2 न्यूटन, बराबर रहेगी ना। मतलब एफ आर और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। कब तक? जब तक बॉडी चल नहीं जाती। इसके बाद क्या होगा? आपने ये कर दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ये आप आ गए 10 न्यूटन, ये कह रहा मैं भी 10 न्यूटन भाई लो। अब आप आ गए एक वैल्यू पे जिसका नाम क्या हुआ? 15 न्यूटन, और ये भी क्या हो गया? 15। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो 2 न्यूटन भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन भी है। लेकिन उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी है? एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ आई? व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? अब होता क्या है, थोड़ा गहराई में समझते हैं जाके। ये तो हमने अभी ऊपर से पढ़ लिया, तो गहराई में समझते हैं। गहराई में एक चीज़ समझो, जिसके लिए मैंने जगह छोड़ी थी ये वाली, तो तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। एक चीज़ समझो, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा और इसे मैं आगे खींच रहा हूँ किसी पी फोर्स लगा के। मैंने थोड़ा गहराई में फिजिक्स समझे। मेरा क्वेश्चन ये, खींच क्यों नहीं रही आगे? कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहा है फ्रिक्शन? ना, वेट नहीं रोकता, रफनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, देखो ये, और आपको जब पढ़ाऊंगा सब समझ आएंगे ऑटोमेटिक। लॉ कह रहा है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी 2 मिनट बाद समझ आएगी। जहां मोशन हो रहा है ना, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। दूसरी बात, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड वेट। 2 पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस का नेचर कैसा है? सरफेस स्मूथ है या रफ है? बात समझ आई? सरफेस स्मूथ है या रफ है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। कभी डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया ज्यादा हो या कम। अभी करेंगे इसको। अच्छा, इसका तो बाकी तो हमने पढ़ चुके। अब देखो एग्जांपल होता ये है, अगर मैं एक माइक्रोस्कोप लेके आऊं, क्या लेके आऊं? और माइक्रोस्कोप में किसी सरफेस को देखो। तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जो मोबाइल के पीछे बैक कवर होता है ना, इसकी सरफेस बहुत स्मूथ लगती है आपको, बहुत स्मूथ सरफेस है। इसको ना माइक्रोस्कोप में देखना, ये खुरदुरी होगी, बहुत खुरदुरी होगी, क्योंकि इससे भी स्मूथ पॉसिबल है। आप एक रेगमाल लो और घिसते रहो बैठ के सुबह शाम, हल्का सा इसमें ऑयल डालो, घिसते रहो। एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना, जब हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, पॉलिशिंग, वो यही होता है। कभी आप बर्तन खरीदने गए, बर्तन खरीदने, उसमें शक्ल दिखती है आपको अपनी, और कह रहे ये अच्छा बर्तन है, और आप घर पे ले आओ, उसके 10 दिन में खाना खा लो, उसमें शक्ल दिखना बंद हो जाती है। फिर तुम्हें कितना चमका लो उसे तुम, क्योंकि आप उस पर रैशेज आ गए, उसका स्मूथनेस क्या हो गई है? कम हो गई है। जितनी स्मूथनेस कम होगी उतनी रफनेस ज़्यादा होगी। रफनेस को हम शो कैसे करते हैं? रफनेस का मतलब इसकी सरफेस को अगर मैं देखूंगा, नीचे वाली सरफेस को, सरफेस कुछ इस तरीके से होगी, ये वेव फॉर्म में होगी। और इसकी जो जिस सरफेस को रखा गया है वो सरफेस भी कैसे होगी? ऐसे वेव फॉर्म में होगी। अब होगा ये नीचे और वेव, ऊपर वेव, ऐसे आके एक दूसरे के अंदर कुछ ट्रफ और क्रस्ट, समझते हो ना, बट ट्रफ और क्रस्ट तो एक वेव में होते हैं, वो जाके ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए। अब फंसने के बाद आपने इसे आगे खींचा। अब मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ ये वाला, और मान लेते हैं, थोड़ा जानबूझ के ऐसा बना रहा हूं, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा सरफेस है, और मान लेते हैं हमने सरफेस इस पर रखी इस तरीके से, गहराई वाली सवाल, और इसको आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये आप लोग फंस जाएगा इसके साथ। तो यहां जो फोर्स ये पैदा होगी वो क्या होगा? फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन हवा में पैदा हो सकता है क्या? बहुत रेयर केस में होता है, हवा में होता है और बहुत कम होता है, वो उसे एयर ड्रैग बोलते हैं हम लोग। लेकिन जो फ्रिक्शन एक्चुअली पैदा होता है वो 2 सरफेसेस के कांटेक्ट पर पैदा होता है। लॉजिक समझना बात वाली बात। कहां पैदा हो रहा है? 2 सरफेसेस के कांटेक्ट पे। बीच में हवा कर दो तो फ्रिक्शन नहीं होगा पैदा। कांटेक्ट पे क्या होता है? उनकी जो सरफेस की रफनेस है दूसरे कांटेक्ट में आ जाती है, और सरफेस की रफनेस जितनी ज्यादा उतने वेवीनेस ज्यादा, और जितनी वेवीनेस ज़्यादा उतना वो ज़्यादा उलझ जाएंगे, और जितने उलझ जाएंगे उतना उसको खींचने में दिक्कत होगी, उतना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ या ना? लॉजिक क्लियर आया? समझ आया कि नहीं आया? तो समझ आया फ्रिक्शन एक्चुअली होता किस वजह से? जब फोर्स लगाते हो, हम भले लिखते उसको यहाँ पर है, बट एक्चुअली वो यहाँ रहा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर पानी की बोतल है, कोई बोतल दिखाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, इस बॉटल को मैंने ऐसे रखा, तो सरफेस तो ये कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन तो यहाँ होगा,
और मैं इसको यहाँ से खींचूँ धन, तो क्या होगा, ये खिसेगा नहीं, गिर जाएगा, टॉपलिंग बोलते हैं इसको। क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं खिसका, यहाँ से खिसकाना है मुझे, यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी इस जगह से, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप ऊपर से लगाओगे तो फोर्स आपकी एक ये लग रही है, ध्यान सुनना, ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ये फोर्स कितनी लग रही है नीचे 10 न्यूटन, कपल नहीं बन गया, नहीं बात समझ आई, क्या बन गया, कपल, टॉपलिंग हो जाएगी, गिर जाएगा, नहीं क्लियर हुआ। इसके लिए मूवमेंट समझ आना चाहिए भैया, मूवमेंट देखो, मूवमेंट की वीडियो सारी देखो। आपको यहाँ एक फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में है, वो बराबर होगा आपकी वाली फ्रिक्शन के, आप ऐसे करोगे बॉडी ऐसे टॉपल हो जाएगी। इसलिए जब हम लोग जब फ्रिक्शन बनाते हैं तो बॉडी का साइज बहुत कम होता है। मैं लिख इसे यहाँ रहा हूँ बट एक्चुअली ये यहाँ पर है, बट ये डिफरेंस बहुत नहीं है, हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद यहाँ पर आता है कि तो हम, अच्छा अब एरिया की बात करते हैं भैया, वो बात सब ठीक है, रफनेस ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दूसरी बात, अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बॉडी का वेट कम है तो रफनेस इतनी हिस्से में आ रही है, वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वो आपस में उलझ जाएंगे, तो वेट ज़्यादा होगा तो जितना ये उलझेंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। नहीं समझ आया, कौन सा फंडामेंटल लाइफ टाइम याद रहेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है भैया वो सब छोड़ो, ठीक है, वेट ज़्यादा हमने मान लिया कि भाई वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस की रफनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बट आप ये बहुत देर से बक रहे हो हमें, बहुत दिन से, कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके जाओ, एग्जाम्पल के लिए ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखूं और खींचूं, सेम फ्रिक्शन, ऐसे रखूं इसी ऑब्जेक्ट को सेम सरफेस पे, सेम फ्रिक्शन, ऐसे रखूं और खींचूं, सेम फ्रिक्शन, क्यों, तो गड़बड़ हो गई ना। फ्रिक्शन तो इस वाले केस में बढ़ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सरफेस, ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आके ज़्यादा उलझना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसका वेट हर बार क्या है, सेम। अब होता पता है क्या, मैं दोनों कंडीशन बना के बताता हूँ आपको, दोनों कंडीशन देखो। देखो होता ये है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हो, ध्यान सुनना, हो सकता है कि मैं उतना बेटर है तो मैं समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ, हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं आता, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है खाली। आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, इसका एरिया कम था, एरिया कम था, और आपको एक फॉर्मूला याद हो, बचपन में पढ़ा था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, याद है, प्रेशर इक्वल टू, याद होना चाहिए बच्चों। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स तो वेट है ना भाई, फोर्स क्या लग रहा है, मैं कह रहा हूँ ये जो मोबाइल है मेरे हाथ पे क्या लगा रहा है, वेट कहाँ है, फोर्स क्या है, फोर्स उसका वेट है ना, तो फोर्स तो सेम है, चाहे मैं इस मोबाइल को ऐसे रखूँ, चाहे ऐसे रखूँ और चाहे ऐसे रखूँ, तीनों केस में क्या चीज़ सेम है, फोर्स सेम है, रफनेस दोनों सरफेसेस की सेम है, क्या चीज़ बदला तीनों केस में, एरिया। जिसमें एरिया सबसे कम होगा उस वाले केस में प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जहां पर एरिया हाईएस्ट होगा प्रेशर कम हो जाएगा। तो हुआ कि जब एरिया ज़्यादा होगा तो ये इतना मैश करेंगे, बस प्रेशर कम है ना, जब एरिया कम हो जाएगा सिर्फ दो कांटेक्ट में आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मैशिंग ज़्यादा हो जाएगी, मैशिंग डीप हो जाएगी, मैशिंग, पता ही समझ आया नहीं आया तुम्हें, दोबारा समझो। एरिया ज़्यादा है तो जो इनके वेवनेस मिल रहे थे वो सिर्फ इतने मिल रहे थे, प्रेशर कम था, अब एरिया कम कर दिया तुमने तो मैशिंग डीप चली गई, नहीं समझे बात को, हाँ जैसे कील में होता है, बिल्कुल एरिया कम होता है कील का तो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ये क्या होगा, जब इसका आप एरिया ज़्यादा करोगे तो मैशिंग कम होगी, एरिया कम कर दोगे तो मैशिंग क्या होगी, ऐसे बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली फोर्स उतनी लगेगी, मतलब जो आप खींचोगे तो इसलिए कॉन्टैक्ट एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आई बात, नहीं आई, क्योंकि एक बार आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो होता है ना लॉज के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के, हमने क्वेश्चन किस पे करने हैं, स्टैटिक पे, किस पे करने हैं, हम पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम मानेंगे तब क्वेश्चन करेंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं रिएक्शन को चले जाऊं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलता हूं मैं म्यू एस, एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ। इसके बाद एफ बराबर म्यू आर एस आ गया, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब अच्छा म्यू एस किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स, लिखना भूल गया था मैं, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर इस वाले सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है सेकंड वाले पॉइंट में, लिखा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस यानी म्यू एंड वेट ऑफ बॉडी यानी आर।
ये फ्रिक्शन दो ही पे डिपेंड कर रहा है ना, बस फॉर्मूले में दिखना चाहिए ना मैं दोनों चीजें। आपके फॉर्मूले में दो चीजें म्यू और आर। म्यू क्या होता है? म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो जिस पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है ना, नीचे सरफेस पे। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट पे। और दो ही पे डिपेंड होता है फ्रिक्शन। बस क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है, खत्म करते हैं इसको यहाँ पर। नहीं एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। जब मैं डायनेमिक फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल तो निकल ले, बट कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है, पहला तो वही है कि भाई जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं तो होता क्या है, इस ग्राफ को समझो। आपका फ्रिक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट आ गया जहां से आगे स्टैटिक नहीं बढ़ सकता। अब आपने अचानक से आपने फोर्स लगाई, टूट गई, जितने वेव से टूट गए, तो जो फ्रिक्शन पहले दे रहे थे वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? सोचो ये पहाड़ से बने हुए थे, आप अपनी भाषा में समझो, पहाड़ से बने हुए थे, उसमें ऐसे घुसा हुआ था। जब आपने इसको खींचा तो ये सारे टूट जाएंगे ऊपर वाले। जब ये टूट जाएंगे तो फ्रिक्शन आपका स्टैटिक गया था मैक्सिमम, वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पे मामला पहुंचता है मैक्सिमम पे और इसके आगे फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता और आप फिर भी फोर्स लगाते हो, तो थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है और अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये डायनेमिक में। और बच्चों ये लाइन ना स्ट्रेट नहीं आती, हल्की डिक्लाइन आती है। डिक्लाइन का मतलब जितनी स्पीड बढ़ाओगे, जितनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे, उतना फ्रिक्शन क्या होगा? कम होता चले जाएगा। और ये इसलिए इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं और इसको लिमिटिंग बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है किससे? काइनेटिक से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर म्यू के आ जाता है। म्यू के इज अ वैल्यू ऑफ डायनेमिक, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए खत्म हो गया यहाँ पर।